15 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत, विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन के नवीन निर्मित भवन का लोकार्पण। लेकिन उससे ठीक पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा जाना, ये आज़ादी के 75 वर्ष में आज़ादी के नायकों को याद करने की पहल है। बात कुछ भी हो, पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से सियासी पारा उछला और उससे क्या संदेश निकला रानी कमलापति को? क्या जो स्थान मिलना चाहिए वो वास्तव में मिला? नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सहयोगी दीपेश जैन और साथ में मौजूद हैं एक ऐसे विचारक, लेखक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनके साहित्य के क्षेत्र में अभी तक 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 5 साल में 8 बार भारत की परिक्रमा की और भारत में इस्लाम के फैलाव की कहानी की, जिनकी 8वीं किताब आने वाली है। 25 साल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में रहे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त हैं विजय मनोहर तिवारी जी। इनसे जानेंगे भोपाल के इतिहास से जुड़े कुछ अनछुए पहलू। तो हमारी खास पेशकश नमो शिवाय के संदेश में आप क्या संदेश है रानी कमलापति के नाम से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाना, इतिहास के इन सारे अनछुए पहलुओं से हम रूबरू करवाएंगे। साथ में मौजूद हैं विजय मनोहर तिवारी जी। तो बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश में पहली बार जनजातीय गौरव महोत्सव दिवस, और उससे भी पहले जो एक बहुत जल्दी में हुआ एक पूरा घटनाक्रम जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला जाएगा। लेकिन हम शुरुआत यहां से करते हैं कि जो भोपाल का इतिहास माना जाता है, कहा सुना जाता है कि नवाबों की नगरी और बेगम की नगरी थी, लेकिन कितना पुराना इतिहास है भोपाल का, ये सर आज हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, इतिहास तो हजारों साल पुराना है। और अगर आप क्रिकेट की भाषा में बात करेंगे तो 50 ओवर का अगर मैच हम भोपाल के इतिहास को माने तो उसमें जो नवाब हैं वो आखिरी की 2 4 5 बॉल में आए हैं बस। अच्छा। अब उसके पहले के जो पूरे 45 ओवर हैं उनमें भी कोई ना कोई प्लेयर यहाँ रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत जो पुरातत्व में, इतिहास के विवरण में जो मिलती है वो राजा भोज से जुड़ती है। अच्छा। राजा भोज का जो समय रहा है वो 1010 से 1050 के आसपास उनका लंबा एक कालखंड रहा है। भोज जो है वो परमार डायनेस्टी के क्रम में 12वें राजा थे। मतलब 200-250 साल से उनका परमारों की राज्य वंश की परंपरा लगातार थी और उनकी राजधानी थी मध्य प्रदेश में धार। अच्छा। जिसको राजा भोज की प्रिय नगरी थी और उसको धारा नगरी कहते थे, वो धार नहीं कहते थे। उनका जो भौगोलिक विस्तार था परमार राजवंश का, वो गुजरात आज के राजस्थान के अंदर तक और मध्य प्रदेश में ये बुंदेलखंड की सीमा तक, ये उनके पूरे राज्य की भौगोलिक सीमा थी। इतना बड़ा राज्य परमारों का था। राजा भोज धार से राज करते थे और उनके बाद फिर कई और राजा हुए जिन्होंने यहाँ विदिशा में, उदयपुर में, आसपास के तमाम जगहों पर बड़े महान निर्माण कार्य कराए हैं। भोज की स्मृति जो भोपाल में है वो ये है कि भोपाल का जो पुराना शहर है, जो चौक बाजार जिसे कहते हैं और काफी मशहूर बाजार है, पुराना बाजार है, आप जब उसको गूगल मैप से देखेंगे तो आपको चौकोर आकृति का, एक शतरंज की आकृति का एक शहर नजर आएगा। आज भी देश में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है कि कोई 1000 साल पुराने आर्किटेक्चर पर, नक्शे पर बना हुआ शहर वैसा का वैसा लगभग 70-80% तक साफ सुथरा वैसा नजर आए। आप उसको गूगल मैप से देखेंगे तो वर्गाकार शतरंज की तरह का, जिसकी सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं, जिसका सेंटर पॉइंट था वो था आज का चौक बाजार। ये था सभा मंडल। सभा मंडल ये संस्कृत का विद्यालय था, काफी बड़ा विद्यालय था। और ये 640 मीटर बाई 640 मीटर बाई 640 मीटर का ये वर्गाकार एक नक्शा बनाया था राजा भोज ने। हम बहुत कम जानते हैं इस बात को कि राजा भोज वास्तु के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे।
जिनकी लिखी हुई 64 किताबों में से एक किताब सम्रांगण सूत्रधार, जिसका नाम है, वो सिर्फ वास्तु पर है। और वो ये बताते हैं उसमें कि किसी शहर का वास्तु कैसा होना चाहिए, किसी शहर के जो प्रशासनिक भवन हैं वो कहाँ होने चाहिए, जो सैन्य ठिकाने हैं वो कहाँ होने चाहिए, उसके उद्योग कहाँ होने चाहिए, उसके रेसिडेंशियल कैंपस कहाँ होने चाहिए, उसकी सड़कें कैसी होनी चाहिए, उसकी रिंग रोड कैसी होनी चाहिए। ये रिंग रोड थी यहाँ पर, और ये चारों तरफ 12 दरवाजों से और पूरी प्राचीर से घिरा हुआ एक शानदार रिहाइश थी, पुराना भोपाल। ये आपको बात बता रहे हैं हम 1000 वर्ष पुरानी। जिस समय इन्होंने भोजपुर के चट्टान पर वो शानदार देवालय का निर्माण शुरू कराया, जो उनका अधूरा प्रोजेक्ट है, जिस भोपाल के बड़े तालाब को हम भोपाल की बड़ी पहचान को गर्व से जाहिर करते हैं, वो तालाब मनुष्य निर्मित बांध पर खड़ा हुआ है। तालाब वो पहला मैन मेड डैम है भारत का, जो आज भी ज्यों का त्यों है। उस बांध के ऊपर से आप निकलते हैं, जिसके बाईं तरफ बड़ा तालाब है, दाहिनी तरफ छोटा तालाब है, और बीच में वो कमला पार्क है। अब ये कमला पार्क क्या है और किन कमला के नाम पर है, जब मैं भोपाल बरसों पहले पहली दफा आया और मैं यहाँ के लोगों से जब मैं पूछता था, तो मुझे ये सुनकर बड़ा दुख होता था, और सबको ये अफसोस होना चाहिए कि लोग कहते थे ये कमला नेहरू के नाम से बना हुआ कोई पार्क होगा। जी। अब ये जो बात है, ये इसलिए है कि चूंकि सारे आजादी के बाद हमने देखा कि सारे जो समर्पण हुए हैं स्मारकों के, सड़कों के, चौराहों के, मूर्तियों के, संस्थानों के, पुरस्कारों के, वो कुछ खास नामों के इर्द गिर्द हैं। तो वो उन कमला नेहरू के नाम से कोई कमला पार्क होगा। किसी की स्मृति में ये नहीं है कि वो कमलापत नाम की कोई रानी है जो भोपाल की रूह में बसती हैं, और उसका कुछ देव योग से ये प्रसंग आया है कि वो इतिहास से निकलकर और हमारी स्मृतियों को झंझना रही हैं। रानी कमलापत का वो इतिहास दोहरा रहे हैं, यानी कि ये माना जाए सर कि जैसे कमलापति रानी के नाम से अब हबीबगंज स्टेशन का नाम हो गया, लेकिन इससे जो तात्कालिक जो घटनाक्रम हुआ, बिल्कुल थोड़े ही दिनों में सब कुछ ऐसा लगा कि पूरा इतिहास पूरा यानी रिवर्स मोड में आ गया। ऐसा है, मैं अक्सर कहता हूं कि हम इतिहास का पीछा छोड़ सकते हैं, लेकिन इतिहास हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, और वो स्मृतियों में हैमर करता है, हमको ठोकता है, हमारी स्मृतियों को जगाने की कोशिश करता है अगर हमने उसको पीछा छुड़ाने की कोशिश की। रानी कमलापत का पुनर्स्मरण भोपाल में कुछ ऐसा ही एक प्रसंग है जो 2-3 घटनाओं से जुड़ गया है अभी, जिसकी वजह से हम और आप यहाँ बैठकर इतनी चर्चा कर रहे हैं। और वो जनजातीय दिवस का एक प्रसंग है जी। दूसरा प्रसंग हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, और उसमें उन्होंने तमाम जो स्टेशनों को विकसित करने के लिए, आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए जो एक ऑफरिंग की है उन्होंने उद्योग जगत को, तो उसमें हबीबगंज देश का पहला ऐसा स्टेशन बनने जा रहा है जिसको उस मोड पर डेवलप किया गया है। लगभग मुझे बताया गया है कि लगभग 200 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए हैं, और वो बिल्कुल एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की तरह देश के नक्शे पे सामने आएगा। तो दूसरा प्रसंग उसके रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का है, जो एक ऑन गोइंग डेवलपमेंट की प्रोसेस में है। पहला प्रसंग जनजातीय समाज का हुआ। अब इसमें जो तीसरा इसके नाम परिवर्तन का हुआ है, इसने इस तीनों को एक अलग तरह की एनर्जी दे दी है, जिसकी वजह एक सूत्र में पिरो दिया है, और उसकी वजह से ये अचानक से चर्चा में आ गया है। अब आप दो तरह से सोचिए, अगर जैसे इलाहाबाद का नामकरण प्रयागराज हुआ, या फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन हुआ है, ठीक है, अगर ये इस तरह का नाम परिवर्तन 6 महीने पहले हो गया होता तो इतनी चर्चा नहीं होती, क्योंकि इलाहाबाद के प्रयागराज के प्रसंग में प्रधानमंत्री नहीं गए, फैजाबाद अयोध्या में बदल गया, केवल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें कोई प्रधानमंत्री नहीं गए, कोई जनजातीय दिवस या कोई गौरव दिवस जैसा कोई प्रसंग उपस्थित नहीं था। रानी कमलापत के इतिहास में ये सुखद संयोग है कि ये दो प्रसंग, एक स्टेशन का अत्याधुनिक स्वरूप लेना और जनजातीय दिवस के समय प्रधानमंत्री का यहां आना, और ठीक इसी समय 12 नवंबर के दिन के जो 6 घंटे बीते हैं दोपहर से शाम तक, उस बीच में जो राज्य और केंद्र सरकार के सचिवालयों में पत्र व्यवहार हुआ है, और रात होते होते ये निर्णय हुआ है कि ये स्टेशन जो है ये रानी कमलापत को समर्पित किया। बिल्कुल सर, मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बताएं
कि आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त श्री विजय मनोहर तिवारी जी हैं, जिन्होंने कई बार देश का भ्रमण किया है और जिनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, इतिहास को जिन्होंने पूरी तरह से खंगाल डाला कहना चाहिए और चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है मध्य प्रदेश के न केवल बल्कि देश के प्रमुख स्थानों का वो बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं। और इसीलिए आज जब इतना खास मौका है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय महोत्सव मनाया जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर, और साथ ही साथ हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला जा चुका है रानी कमलापति के नाम पर, 400 साल पुराना इतिहास एक बार फिर मध्य प्रदेश वासियों के सामने, और देश के लोग भी जान रहे हैं कि आखिर कौन थी रानी कमलापति और क्या था उनका इतिहास। तो सर, अब हमारे दर्शकों को यह बताइए कि वो कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम, क्योंकि बातें अचानक से निकलती हैं और हम फिर देखते हैं। पहले हमें यकीन नहीं हुआ जब खबर आई कि राज्य परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है, तो हमें लगा कि शायद इसमें वक्त लग जाएगा, कुछ दिन लग जाएंगे, हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाएं। लेकिन फिर जब देखा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, तो सर वो पूरी दास्तान हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। ये कुछ नया नहीं है इसमें, ये एक पुरानी आकांक्षा थी भोपाल की, मध्य प्रदेश की, कि ये जो पुराने गुलामी के निशान हमारे चेहरों पर अब तक चिपके रहे हैं आज़ादी के बाद से, तो इस नाते ही ये कहा जाता रहा कि हमारी ये आज़ादी अधूरी है जब तक ये गुलामी के चिन्ह जो भी नामकरण के रूप में अलग अलग शहरों में, गांवों में, कस्बों में, सड़कों पर, स्मारकों पर जो चिपके हुए हैं, जब तक ये साफ नहीं हो जाते तब तक कैसे कहा जाए कि हम आज़ाद हैं। हबीबगंज एक ऐसा ही प्रसंग रहा जिसकी मांग पुरानी थी कि ये नाम, भोपाल का नाम भोजपाल पर होना चाहिए, क्योंकि जिसके पालक भोज जैसे राजा रहे हों तो उनके नाम से इसका नाम होना चाहिए। ये बहुत पुरानी एक मांग रही है और इस बारे में कुछ राजनीतिक घोषणाएं भी हुई कि ये नाम परिवर्तन होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो दो प्रसंग उपस्थित हुए अभी, एक तो जनजातीय गौरव दिवस का, दूसरा उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार जो हुआ है नए स्वरूप में, वो पूरे देश के तमाम रेलवे स्टेशन के बीच में अब आप देखेंगे कि वो कैसे एक नए रूप और रंग में प्रतिष्ठित हो रहा है। तो ऐसे समय में एक पुरानी मांग, एक पुरानी अपेक्षा, एक पुरानी आकांक्षा, सरकारी भाषा में एक पुरानी फाइल, तो फाइलें हैं, पड़ी रहती हैं। फिर जब उसका समय आता है, एक सुखद समय जब आता है, तो वो फिर घंटों के काम मिनटों में होते हैं। हम ऐसा बोलचाल में कहते हैं। सुखद समय की आपने बात कही, यही समय बिल्कुल चुना गया। ये समय जनजातीय गौरव दिवस का, ये समय जनजातीय रानी के नाम पर हबीबगंज का नाम रखने का, यही समय, इस समय को भी समझना चाहेंगे सर, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसे जो समय हैं ये कोई किसी चुनाव से नहीं आते हैं, ये कुछ अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, और जब आप इतिहास को दबाने की कोशिश करते हैं तो सच कहीं से भी झांकता है, सच कहीं से भी अपनी आवाज लगाता है, पुकार लगाता है, वो आपकी स्मृतियों को झंझनाता है, आपको सोते से जगाता है, आपको सपनों में आता है सच, अगर उसको दबाने की कोशिश की गई है। पूरे भारत के इतिहास के संदर्भ में ये बहस अब बहुत पुरानी हो चुकी है कि इतिहास के कुछ प्रसंगों को, इतिहास के कुछ कालखंडों को, भारत के जो कोर्स की किताबें हैं, जिस तरह का इतिहास उसमें पढ़ाया गया है, तो उसमें बहुत अपनी सुविधा से कुछ अध्याय उन्होंने दबाए गए हैं। कुछ अध्याय जो उतना डिजर्व नहीं करते थे, तो मीडिया की भाषा में कहें तो सिंगल कॉलम खबर को उन्होंने 8 कॉलम फ्लायर बनाया है फ्रंट पेज पर, जो सिंगल कॉलम हैसियत नहीं रखते थे। तो जो नवाबों की जो बात है भोपाल के शहर में, या निजामों की जो बात है हैदराबाद के संदर्भ में, या सुल्तानों और बादशाहों के जो इतिहास हैं दिल्ली और आगरा के संदर्भ में, ये लगभग उसी तरह की सिंगल डबल कॉलम खबरें हैं जिन्हें भारत के इतिहास की किताबों में फ्रंट पेज हेडलाइन की तरह, और अंदर उनके तमाम प्रसंगवश और सारे अखबार में वही छाए हुए हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, जब इतिहास को उसके अनुपात में ईमानदारी से प्रस्तुत नहीं करते हैं, कुछ किरदारों को आप हाशिए पर पटकते हैं, तो वो हाशिए पर पटके नहीं रहते हैं, वो किरदार आपके इतिहास को, आपके वर्तमान को, आपके भविष्य को, उसकी चेतना को अनंत काल तक प्रभावित करते हैं, जब तक वो अपनी जगह पर पुनर्प्रतिष्ठित ना हो जाएं। रानी कमलापत का प्रसंग भोपाल के इतिहास में एक ऐसा ही दुखद प्रसंग है, और जिस वजह से वो है, रानी कमलापत कोई बहुत बड़े साम्राज्य की साम्राज्ञी नहीं थी, रानी कमलापत कोई बहुत विकट योद्धा भी नहीं थी, उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से भोपाल की स्मृतियों में उन्हें इस हद तक दर्ज होना चाहिए था। लेकिन उनके जीवन के जो अंतिम वर्ष हैं,
अंतिम कुछ महीने का समय है। उस समय में कुछ ऐसा भोपाल में घटा है जिसकी वजह से वो रानी भोपाल की रूह बन गई, भोपाल की रूह में बस गई। वो एक महीनों का घटनाक्रम, और वो घटनाक्रम उनके पारिवारिक प्रसंग का है। उसके बाद एक नया किरदार यहां प्रकट होता है भोपाल के इतिहास में, जिन्होंने आखिरी की 4-6 बॉल खेली 200-250 सालों तक। बिल्कुल। साइन जी कुछ पूछ। सर, जैसे आपने कहा कि रानी कमलापति इस भोपाल की रूह में बस गई, उनका जो प्रसंग है वो प्रसंग भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमारे दर्शक समझें कि आखिर क्या ऐसा प्रसंग है कि जिससे रानी कमलापति जो है वो अमृत को प्राप्त हो गई एक हिसाब से, कि उनको ये लगा सब कोई। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी हम सुन रहे थे, तो उन्होंने भी उनके एक संस्मरण को याद किया, और याद करते ही उन्होंने कहा कि ये वास्तव में इतना मतलब दुर्दांत जब उस समय का घटनाक्रम था और उनको विलुप्त कर दिया गया, तो अब ये उकेरने की तो बात बनती है। देखिए, आज के एक अखबार में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आलेख पढ़ा है, और वो मैं समझता हूं कि भोपाल के हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए, उसको लेमिनेट करके अपने घरों में रखना चाहिए, वो आर्टिकल जो उनका छपा है। और उसमें रानी कमलापति के उन्होंने उसी दुखद प्रसंग की और भोपाल के जो अतीत का एक काला पृष्ठ है उसको उन्होंने रेखांकित किया है। कहानी ये है कि जो भोपाल है ये एक गोंड रियासत थी जी। गोंड जनजाति की एक रियासत थी, छोटी सी, जिसकी कुल सीमा जो थी वो भोपाल के आसपास के हरे भरे पहाड़ों और कुछ गांवों तक सीमित थी। अब आप सोचिए, रानी कमलापति का जो समय है ये दिल्ली में जो तुर्क मुसलमानों के हमले के और कब्जे के 600 साल बाद आया हुआ एक प्रसंग है। 600 साल बीत चुके हैं। और रानी कमलापति के समय जो दिल्ली और आगरा है ये मुगलों के चंगुल में थे। औरंगजेब की मौत हो चुकी थी 1707 में। 1707 में जो रानी कमलापति का तो नाम हम ना जानते अगर उनके पति निजाम शाह जीवित रहते, लेकिन कुछ पारिवारिक लड़ाई झगड़ों में उनके ही किसी रिश्तेदार ने उनके पति की हत्या कर दी गिन्नौरगढ़ में। जो गिन्नौरगढ़ भोपाल के पास की एक इनका हेडक्वार्टर था, गोंड रियासत का हेडक्वार्टर था। वो जब हत्या हुई उनके पति की, तो रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ में सुरक्षा की दृष्टि से वो भोपाल आ गई। भोपाल में उनका जो बड़े तालाब पर जो कमला पार्क है, उस कमला पार्क में उनका एक महल था। वो कभी कभार आने के लिए, रुकने रहने के लिए बना होगा, क्योंकि वो ऐसी रचना नहीं है जो किसी राजकुल का मुख्यालय हो, वो गिन्नौरगढ़ ही था। तो वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भोपाल में आ गई। भोपाल में जो बड़ा और छोटा तालाब पे जो बांध बना है, उन पर जो उनका महल है, वहां आकर रहने लगी। लेकिन पति की हत्या के प्रतिशोध की भावना उनके भीतर थी और वो उसको लेना चाहती थी। 1720 के आसपास, सन 1720 के आसपास, मतलब दिल्ली में औरंगजेब की मौत के लगभग 13-14 साल के बाद एक भगदड़ का दृश्य है। दिल्ली में जब ये औरंगजेब की मौत हुई तो ये 50 साल हुकूमत करके मरा था। तो इसके बच्चे भी बूढ़े होकर मर चुके थे कई। ये तब तक लदा रहा हुकूमत पर। इसके बच्चे भी बूढ़े होकर, इसके पोते नवासे भी बूढ़े हो गए थे, लेकिन ये हटा नहीं और 50 साल तक ये काबिज रहा। लेकिन 1707 में जब इसकी मौत हुई है तो फिर एक अफरा तफरी का आलम पूरे देश में बना, क्योंकि कोई उसका एक मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था। तो छोटे छोटे जो इनके सरदार और सिपाही सालार होते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करते थे। ठीक है। तो उस भगदड़ में एक अफगान दिल्ली से चला और वो विदिशा होकर, वो बैरसिया नाम की एक जगह है भोपाल के पास में 40-45 किलोमीटर, उसके भी नजदीक कोई मंगलगढ़ नाम की एक छोटी सी राजपूत जागीर थी। वो वहां नौकरी पाता है। नौकरी के बाद उसने छल कपट से उसको कब्जे में लेता है मंगलगढ़ को। फिर वो वापस अफगानिस्तान जाके अपने कबीले के कुछ और लोगों को लेके आता है और एक अपनी छोटी 100-150 लोगों की एक आर्मी बनाता है। उसके बाद उसके विस्तार का क्रम शुरू होता है और उसकी नजर भोपाल पर आती है। भोपाल एक खूबसूरत लोकेशन, पुराना बसा हुआ शानदार शहर, 1000 साल पुराने स्मारक और एक विधवा रानी, युवा रानी का एक ऐसी छोटी सी एक खूबसूरत जगह थी। ये रानी का उसके साथ में कोई टाई अप होता है उसके पति की हत्या के प्रतिशोध के संदर्भ में। तो अब ये अफगान जो है एक सुपारी किलर, आज की भाषा में कहें तो सुपारी किलर की तरह सामने आता है। उसको कुछ एक राशि भेंट की जाती है जिसके बदले में वो निजाम शाह के हत्यारे को मारेगा और वो उसकी हत्या करता है।
ये उसका असाइनमेंट पूरा करता है, लेकिन पूरा समझ गया वो कि ये सब रानी अकेली है, इसकी अपनी सीमित साधन है इसके पास में, लेकिन ये जगह ऐसी है जिस पे तो मेरा ही कब्जा होना चाहिए। अब अगले एपिसोड में दो घटनाएं हैं। पहली घटना में उसका जो बेटा है नवल शाह, वो युद्ध करते हुए मारा जाता है इसके लोगों के साथ में, ठीक है। और दूसरे सीन में जो है रानी कमलापत छोटे तालाब में जल समाधि लेती हैं। ये एक तरह का जौहर था। जौहर की जो परंपरा है ये 600 साल से लगभग भारत में, जब से ये दिल्ली पर पूरा ये बदलाव हुआ, दिल्ली पर जब तुर्कों का कब्जा हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरे देश को बंगाल से लेकर गुजरात तक जो रौंदा है। जब आप कंटेम्परेरी राइटर्स को रियल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, रियल टाइम डॉक्यूमेंट जो लिखे गए हैं, तो आप उस समय के भारत में चल रही पूरी उथल पुथल को अपने सामने किसी लाइव स्टोरी की तरह जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा देख पाएंगे आप उनको। तो दूसरा घटनाक्रम ये होता है, और फिर रानी के महल और रानी की संपत्ति पर उस अफगान का कब्जा होता है। उस अफगान को ये इतिहास दोस्त मोहम्मद खान के नाम से जानता है। द बेगम्स ऑफ भोपाल एक किताब है जी। द बेगम्स ऑफ भोपाल ये शहरयार मोहम्मद खान की लिखी हुई किताब है। शहरयार मोहम्मद खान पाकिस्तान के विदेश सचिव रहे हैं और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी उनकी एक बड़ा पद उनका रहा है। ये शहरयार मोहम्मद भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह की बेटी आबिदा के बेटे हैं। अच्छा। आबिदा सुल्तान नवाब हमीदुल्लाह की बेटी थी, ठीक है। 4-5 साल के थे शहरयार जब 1951 में पार्टीशन के बाद उनको लगा कि अब हिंदुस्तान एक रहने लायक जगह बची नहीं है, क्योंकि ये एक आजाद हो चुका है और हमारी रियासतें अब खत्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लाम की जन्नत उनको नजर आई। तो आबिदा सुल्तान अपने बेटे को लेके चली गई थी कराची, वो वहीं रहीं। शहरयार मोहम्मद खान जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी भोपाल की शाही परिवार की अपनी शाही स्मृतियों को बड़े गौरवगान की तरह उन्होंने उसमें दोस्त मोहम्मद खान के उस प्रसंग को भी लिखा है जो नवल शाह की हत्या रानी कमलापत के जल जौहर से अलग है। एक जगदीशपुर नाम की जगह यहाँ पास में थी जो गोंडों का एक और सेटलमेंट था, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खान ने उस जगदीशपुर पे कब्जा किया है और उस पर एक अपना नया साइन बोर्ड लगाया है जिसको लिखा उसने इस्लाम नगर। ये भोपाल के पास में आज भी इस्लाम नगर है, लेकिन भोपाल का हर नागरिक जानता है कि ये जगदीशपुर है। लेकिन जगदीशपुर के इस्लाम नगर के रूप में कन्वर्ट होने के पीछे एक कत्लेआम का एक एपिसोड है जो शहरयार मोहम्मद खान ने संसार को यह कथा सुनाई है। अच्छा। भोपाल तो पहले से जानता है। कथा यह है कि दोस्त मोहम्मद खान ने यहां से आष्टा और यहां से राजगढ़ और नरसिंहगढ़ तक की जो छोटी छोटी राजपूतों की जागीरें थीं, 50 गांव की, 200 गांव की, 100 गांव की, 30 गांव की जागीरें राजपूतों की, उन राजपूतों का एक बड़ा जलसा यहां आयोजित किया था, ठीक है। और उस जलसे में जो लोग आए तो उसमें ऐसा ऐतिहासिक विवरणों में ऐसा आता है कि उन्होंने बड़ी उत्कृष्ट किस्म की अफीम और शराबें मंगाई। अच्छा। और नरसिंहगढ़ और राजगढ़ की जो कुशल नामचीन नृत्यांगनाएं थीं वो आईं। उसमें दिन भर जश्न हुआ। अब नशे की हालत में आपके मेहमानों की आपने मेहमान नवाजी की है और वो अपने अपने खेमों में सो रहे हैं। तो अफगानों ने उनके टेंट काटे और आग लगा दी, टेंट की रस्सियां काट के आग लगाई। अब जरा आप कल टेंट हैं और आप अभी हाथ मिलाकर और शब्बा खैर करके सोए हुए हैं अपने मेजबान को, और थोड़ी देर बाद ऐसा घटनाक्रम चीख पुकार मचती है और उसके बाद में वो जान बचा के भागने की जलते हुए टेंट में से जब कोशिश करते हैं तो बाहर जो अफगान पहले से तैयार खड़े हुए थे वो उनको वहीं उनका कत्लेआम करते हैं। ये शहरयार मोहम्मद खान ने बहुत अच्छे से लिखा है। द बेगम्स ऑफ भोपाल पढ़िए। यही विवरण शाहजहां बेगम की भी किताब में है जो यहीं भोपाल की लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। उसको रिपीट किया है उन्होंने, अपने ढंग से दोबारा लिखा है। यह घटनाक्रम जब होता है तो उसके बाद अगली सुबह ये जो बचकर भाग निकले होंगे उस नशे की हालत में वो तो बच गए, लेकिन जो मारे गए वो मारे गए। सैकड़ों की संख्या में जो राजपूतों का जो कत्लेआम यहां हुआ है, जगदीशपुर के इस्लाम नगर के रूप में कन्वर्ट होने की साक्षी ऐतिहासिक घटना है ये भोपाल की स्मृतियों में। अगले दिन सुबह इनके सारे जो लाशें थीं ये सब नदी में बहा दी गई। वो नदी और वो जगह उसी दिन से हलाली जानी। भोपाल भारत का एक है जहां हलालपुरा है, जहां हलाली डैम है,
जहां जगदीशपुर है जो इस्लाम नगर है। तो आप कैसे कह सकते हैं अमृत महोत्सव का मनाते हुए कि हम पूरी तरह से आजाद हैं क्या, जब तक ये आपके गले में टंगे हुए ये जो गुलामी के निशान हैं ये तो है ना। बिल्कुल। तो अब गुलामी के निशान मिटाने की कवायद एक हिसाब से शुरू हो गई, और इससे क्या संदेश है सर जी इतिहास के पन्ने पलटने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश सरकार का, क्या इसे माना जाए? इसकी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गुलामी के निशान मिटाने की कोई शुरुआत अब हो गई है। जब भारत आजाद हुआ और सरदार पटेल ने जब सोमनाथ के नवनिर्माण की बात कही तो शुरुआत तो वो थी। सोमनाथ की घटना भारत के ऐतिहासिक ब्लंडर्स को करेक्ट करने की ओपनिंग थी, शुरुआत थी वो घटना, ठीक है। तो वो अनंत चीजें हैं ऐसी जो बाद के समय में अलग अलग जगहों पर सुधारी गई हैं, नाम परिवर्तन किए गए हैं, नामों का संशोधन किया गया है। उसी कड़ी में ये भोपाल का प्रसंग हमारे अब आया है। ये आजादी के 75 साल बाद और मध्य प्रदेश के गठन के 65 साल के बाद रेलवे स्टेशन पर आई हुई एक 65 साल के विलंब की ट्रेन है ये। लेकिन ये ट्रेन आई है सर, और ट्रेन के साथ वो पन्ने भी पलटे हैं। अब इतिहास की बात भी दोहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी दोहरा रहे हैं, तो जो भी नेता हैं राजनेता वो भी दोहरा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ। जबलपुर में अमित शाह आए थे तब भी यही बात गूंजी थी कि कहीं ना कहीं इन चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है या फिर रिवर्स करने की जरूरत है। ये देखिए, समय में पीछे लौटकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समय में पीछे लौटकर आप 1723 में जाके आप दोस्त मोहम्मद खान की कॉलर नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक बात। लेकिन जो गलतियां हुई हैं उनके समय जो हुआ है, फिर 1947 में जो होना चाहिए था और वो नहीं हुआ है, तो वो सुधार का समय तो हर समय है आपके पास। मध्य प्रदेश के पास ये 65 साल से ये अवसर था कि वो इन चीजों की तरफ ध्यान दे, इस तरफ सुधार की प्रक्रिया शुरू हो। तो ये हमें है कि इस समय 2-3 घटनाएं एक साथ हो गई हैं और प्रधानमंत्री जी का आगमन इस समय अगर हो रहा है, इसलिए ये इतना राष्ट्रीय चर्चा का विषय रानी कमलापत का बन गया। बिल्कुल सर, होना भी इसलिए चाहिए था क्योंकि जैसा सर ने शुरुआत में बताया कि भोपाल के कई बाशिंदों को नहीं पता था कि कमलापति या कमला पार्क किसके नाम पर है। और सर मैं बिल्कुल साफगोई से बताना चाहूंगा कि मैं भी जब भोपाल में शिफ्ट हुआ तो चूंकि हमने सब जगह या तो कमला नेहरू अस्पताल देखा था या कमला नेहरू विद्यालय देखा था, तो मुझे भी यही लगता था कि कमला नेहरू के नाम पर ही कमला पार्क होगा, मैं बिल्कुल साफगोई से। लेकिन जब ये इतिहास फिर से सामने आया, हमारी किताबों में अकबर को तो महान बता दिया गया, लेकिन वाकई जो हमारे देश के जो महान राजा थे, रानियां थी, जिन्होंने देश की अस्मिता की रक्षा की, इनका इतिहास वाकई खंगाला जाना बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ी बात जो सर एक मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो पूरा महोत्सव हो रहा है जनजातीय गौरव दिवस, पिछले कुछ सालों में हमने आदिवासी वर्ग को या ऐसा बनाया गया कि वो असुरक्षित है या बहुत पिछड़े तबके का है, जंगलों में रहने की इतिहास कितना समृद्ध था, ये बात भी आज की इस जनरेशन को पता चल रही है। इसमें एक चीज जोड़ूंगा मैं जी। जिस गोंड जनजाति को रानी कमलापत आती हैं, जिस गोंड जनजाति से, उस गोंड जनजाति के भारत में 3 साम्राज्य रहे हैं, चांदा, गढ़ा और देवगढ़। और इन्होंने 150 से लेकर 550 साल हुकूमत की। बताइए, मुगलों की कुल हुकूमत 150 पौने 200 साल की है, जो पूरे इतिहास के पन्नों पर ऐसे फैले पसरे हुए हैं बिल्कुल गुमटियों की तरह। हाँ। लेकिन का इतिहास कहीं नहीं है कि 550 साल चांदा के कौन से गौड़ डायनेस्टी थी जो 550 साल तक कंटिन्यू राज करती रही। 3 प्रसंग में मध्य प्रदेश के इस अवसर पर आपके कार्यक्रम में इसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, और एक ही सदी के हैं वो। क्या क्या भोगा भुगता इस भारत ने है, और हमारे आसपास के हमारे ही पूर्व पुरखों ने जो भोगा भुगता है, और हमारे इतिहास की किस तरह से ये विलय है। मैं 16वीं सदी के 3 प्रसंग मध्य प्रदेश के आपके सामने रखना चाहूंगा। रानी दुर्गावती का नाम तो सुना है सबने, वो भी गोंड जनजाति से आती थी और उनका साम्राज्य काफी बड़ा था। उनका साम्राज्य जो है वो लगभग 450 किलोमीटर से लगभग 250 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था। वो जबलपुर के पास से नर्मदा के जंगलों से राज करती थी, उनकी राजधानी वहां थी, गढ़ा, ठीक है। और वहां से लेकर उनका पन्ना देश की सीमा, और यहाँ रायसेन
वहां तक फैला हुआ ये पूरा विस्तृत उनका राजवंश था। दुर्गावती अकबर की समकालीन है। 1564 में अकबर ने 10,000 हमलावरों की फौज आसफ खां के नेतृत्व में उसको यहां भेजा दुर्गावती को खत्म करने के लिए। दुर्गावती को पूरी तरह से जड़ मूल से नाश करने के लिए आसफ खां को 10,000 की हमलावरों की फौज के साथ उसने यहां भेजा। ये जो आखिरी युद्ध हुआ है 1564 में, उसमें रानी दुर्गावती का जो अंत है वो रानी कमलापत जैसा ही है। उन्होंने अपने अपने हाथों से उन्होंने आत्महत्या की है, कटार भोंक कर, कि मैं अकबर के हाथ ना लगूं, लेकिन अपना राज्य नहीं बचा पाई हूं, तो उन्होंने सुसाइड किया है उस युद्ध में, 1564 के युद्ध में। कमलापत का जो बेटा नवल शाह, जो दोस्त मोहम्मद खान के गुर्गों से लड़ता हुआ मारा गया, रानी दुर्गावती का जो बेटा वीर शाह है, उसकी भी उम्र उतनी ही थी और महलों में उसकी तैयारियां थी शादी की। रानी दुर्गावती के महलों में वीर शाह की शादी की तैयारियां थी। और जब आसफ खान ने उसको हराया है और वहां एक जोहर हुआ है, जोहर होता है रानी दुर्गावती के महलों में, ठीक है। 1564 की यह घटना है मध्य प्रदेश की। हमें पता है क्या ये रानी दुर्गावती को हम कितना स्थान दे पाए हैं और वो क्या डिजर्व करती थी। जब जोहर हुआ है रानी दुर्गावती के महलों में, आईने अकबरी में अबुल फजल ये लिखता है, उसने बड़े विस्तार से इस घटना का विवरण दिया है। वो ये लिखता है कि जब आसफ खां की फौजें दुर्गावती के महलों में पहुंची हैं तो जोहर की रस्म पूरी हो चुकी थी। तो लकड़ियों के एक ढेर के पीछे 2 लड़कियां बरामद हुई। उसमें एक का नाम था कमलावती, ये दुर्गावती की बहन थी। अच्छा। ये रानी कमलापत भोपाल के प्रसंग से 150 साल पहले की घटना है। दूसरी लड़की वो थी जिससे रानी दुर्गावती के बेटे वीर शाह का विवाह होने वाला था, उसकी तैयारियां थी महलों में, और वो पूरा लूट लिया गया। पूरा जौहर में जलकर भस्म हो गई वो सारी हिंदू स्त्रियां। रानी दुर्गावती के राजकुल की 2 बेटियां ये बरामद हुई। और अबुल फजल ये विवरण देता है हमको कि आसफ खान ने उसको अकबर के हरम में भेज दिया। वो जानता था कि अकबर इससे क्या खुश होगा। और वो दोनों लड़कियां, उसके बाद हमें नहीं पता कि उनका क्या हुआ, कमलावती का क्या हुआ, और दूसरी लड़की जिसका हमें नाम नहीं पता, लेकिन वो पुरगढ़ा के राजा की बेटी थी। ये अबुल फजल लिख रहा है, पुरगढ़ा के राजा की बेटी जिससे वीर शाह का विवाह होने वाला था। अब जिस महल में विवाह की तैयारियां हों, उस महल को एक अकारण युद्ध में डाल दिया जाए और घेर कर मॉब लिंचिंग क्या होती है, इस शब्द का, मॉब लिंचिंग का, भी हमने हाल ही के वर्षों में बड़ी फिजूल खर्ची हमारे विद्वानों ने की है। मॉब लिंचिंग क्या होती है, जरा इसकी कल्पना करिए आप। गढ़ा जबलपुर के पास आसफ खां की 10,000 की फौज जो है वो एक रानी को खत्म करने के लिए आई है और युद्ध का कोई कारण नहीं है, और वो खत्म कर देते हैं, उनके पूरा वंश विनाश करते हैं वो दुर्गावती का। ठीक उसी तरह से जैसे दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापत का पूरा वंश विनाश किया भोपाल के पास, पहली घटना। दूसरी 1528 की 30 जनवरी बाबरनामा में पढ़िए आप, बाबर की खुद की लिखी हुई, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लिख रहा है इसको, ना आजाद भारत के कोई कल्पनाशील साहित्यकार लिख रहे हैं, ये बाबर खुद अपनी डायरी में ये लिख रहा है। 30 जनवरी 1528 की घटना, मध्य प्रदेश, चंदेरी, भोपाल से केवल 250 किलोमीटर दूर, 250-300 किलोमीटर के फासले पर है। बाबर का डायरेक्ट अटैक मध्य प्रदेश के मानचित्र पर अगर कहीं है तो वो 5,000 राजपूत कत्ल किए गए। रानी मणिमाला का जौहर हुआ है, राजा मेदिनी राय की रानी मणिमाला का जौहर हुआ है चंदेरी के किले पर, और 5 राजपूत सैनिक पराजित मारे गए हैं बाबर के हाथों में। उनके कटे हुए सर की मीनार बनाने का गौरव खुद बाबर लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बाबर नामा में स्वयं वो लिख रहे हैं कि उनके कटे हुए सिरों की मीनार बनाने का मैंने आदेश दिया है, और वो मीनार चंदेरी में बनाई गई। दूसरी घटना। तीसरी, भोपाल से केवल 30 किलोमीटर दूर है रायसेन। आइए वो क्या कहानी कहते हैं सुनिए। 1543, ये 16वीं सदी की 3 घटनाएं हैं, 1564, 1528, 1543। रायसेन के राजा पूरनमल के पूरे कुटुंब को खत्म किया है एक चंद घंटों में, पूरे कुटुंब को मारा है। किसने? शेर शाह सूरी ने, उसका डायरेक्ट अटैक है। रायसेन की भोपाल के लिए आज एक दरगाह की वजह से है, जिसे हम नहीं जानते कि वो कौन साहेब
वहां हैं, लेकिन पूरनमल के कुटुंब से कत्ल किया है धोखे से, पूरे छल कपट की कहानियां हैं ये सब। जी जी जी। छल कपट धोखे की कहानियां हैं। तो शेर शाह सूरी ने जब पूरनमल को मारा है, तो उसका जो समकालीन इतिहासकार है वो लिखता है कि उसकी एक बेटी जीवित पकड़ी गई थी, उसको वेश्या बाजार में बेचा गया, और उसके जो जिंदा लड़के पकड़े गए थे उनको नपुंसक बनाया गया। ये वंश विनाश की कहानियां हैं ये। तो ये कहानी वहां खत्म नहीं हुई है। ना 1528 में चंदेरी का एपिसोड खत्म हुआ है, ना 1543 का रायसेन का एपिसोड खत्म हुआ है, और ना 1564 में दुर्गावती का एपिसोड खत्म हुआ है, और ना ये 1723 की रानी कमलापत का एपिसोड खत्म हुआ है। कुछ चीजें हैं जो राख में एक चिंगारी की तरह दबी रहती हैं, इतिहास के ऐसे जो पहलू हैं, और जो जागृत समाज हैं वो अपनी स्मृतियों से कभी मरने। इजराइल यहूदियों को सदियों बाद मिला, पूरी दुनिया के बिखरे हुए यहूदियों को 1948 में एक छोटा सा टुकड़ा देश के नाम पर इजराइल मिला, और वो पूरी दुनिया से वहां इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपना एक ऐसा राष्ट्र बनाया, और उन्होंने अपनी मरी हुई भाषा हिब्रू को पुनर्जीवित किया। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी जागृत समाज को? बिल्कुल करना चाहिए सर। आपकी भी पुस्तक आ रही है सर, इस्लाम पर एक 8वीं पुस्तक आ रही है, वो सर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। भारत में इस्लाम के फैलाव की जो कहानी है, जिसके 3 संक्षिप्त विवरण मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक ही सदी के आपके सामने रखे, रानी दुर्गावती, रानी मणिमाला, राजा पूरनमल की ये जो दर्दनाक हृदय विदारक जो कहानियां हैं, ये दरअसल भारत में इस्लाम के फैलाव की एक बड़ी कहानी के टुकड़े हैं। अच्छा। भारत में इस्लाम के फैलाव की कहानी जो अगर आप दिल्ली से उसको गिनेंगे तो 1193 में जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है मोहम्मद गोरी के हाथों, और तुर्कों का कब्जा जब दिल्ली पर होता है, उसके बाद से जो चलता है पूरे देश में, बंगाल से बिहार तक और गुजरात से पूरे दक्षिण तक, और तमाम पहले तुर्कों ने राज किया, उसके पहले ये गुलाम वंश के लोग रहे, फिर तमाम ये खिलजी, और फिर तुगलक, और फिर लोदी, और लास्ट में मुगल, ये जो अलग अलग लकड़बग्घों के झुंड ये पूरे इसको नोचते रहे हैं, भारत को रोंदते रहे हैं। इसको मैंने समझने की कोशिश की है। और जब अगर आप सिंध को भी शामिल करेंगे अखंड भारत के मानचित्र में, जो कि वो था ही भारत का हिस्सा, तो आप 400 साल पीछे और चले जाएंगे। तो ये जो 600-700 साल की दिल्ली पर कब्जे के बाद के भारत की जो कहानी है, अगर आप उसमें सिंध को भी जोड़ लेंगे तो 400 साल और जुड़ जाएंगे, और ये लगभग 1100 साल की लंबी परिधि में फैली हुई एक दुखद दास्तान है भारत का इतिहास। 712 में जो सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार अरबों के हाथों ये लुटा और बर्बाद हुआ, जिसके बहुत डिटेल ब्यौरे हैं। द टीयर्स ऑफ सिंध एक किताब है, टीयर्स ऑफ सिंध, जो एक बलूच लेखक ने लिखी है, और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है कि किस तरह से राजा दाहिर सेन को मोहम्मद बिन कासिम ने वहां हराया और उनको मारा, और उनके परिवार को फिर किस तरह से दुर्व्यवहार का शिकार बनाया, और किस तरह से फिर पूरे सिंध का सर्वनाश हुआ, और फिर ये पूरी ताकतें किस तरह से पूरे भारत में फैलती गईं। ये कोई धर्म का मसला नहीं है जिस रूप में हम आज इसको हिंदू मुस्लिम कलर देने की कोशिश करते हैं। ये एक भारत का संयुक्त इतिहास है। ये हमारी जो स्मृतियां हैं, ये कोई मेरी या आपकी अलग अलग स्मृतियां नहीं है। जो हमारे पुरखे थे वो एक ही थे, जो कुछ भी भोगा भुगता है उन्होंने भोगा भुगता है। तो ये हिंदू मुस्लिम इसको नजरिए से देखने की, इतिहास से सर क्या सबक लेना चाहिए आज की पीढ़ी को? देखिए, इतिहास को जितना डीपली आपने अध्ययन किया, या तो इतिहास के स्टूडेंट्स करते होंगे, या जो आज की यंग जनरेशन है वो इतना इतिहास से वास्ता नहीं रखती कि हमारे इतिहास में कितने अमर लोग रहे या फिर कितने महान शासक रहे, या जितना बस उनको पढ़ा दिया गया जो कथित वामपंथी इतिहासकार लिख गए। आप इस पीड़ा को महसूस करते होंगे सर। तो ऐसे में ये जो इतिहास है, असल इतिहास, कैसे वो आज की जनरेशन तक पहुंचे और वो इंटरेस्ट के साथ पढ़े भी? ये जो ऐसे महोत्सव है वो उसमें कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं? देखिए, जो हबीबगंज जो अब रानी कमलापत रेलवे स्टेशन हो चुका है, अब जो हजारों लोग ट्रेनों में यहां से गुजरेंगे, तो रानी कमलापत अब
रेलवे स्टेशन पर टंगा हुआ सिर्फ एक नाम नहीं है, बिल्कुल। अब ये एक पासवर्ड है। और लोग निश्चित रूप से खिड़कियों में से बच्चे पूछेंगे कि ये रानी कमलापत की कहानी सुनाओ। बिल्कुल, ये उद्देश्य है। रानी कमलापत कौन थी? मजबूर होकर आपको अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि रानी कमलापत कौन थी और उनका इतिहास क्या है। तो ये पासवर्ड है जो आपको अतीत की किसी खिड़की में ले जाके एक इतिहास की झांकी दिखाएगा आपको। इसलिए इतिहास का पुनर्लेखन और जो अनावश्यक रूप से अतिक्रमण है इतिहास में, अनावश्यक अतिक्रमण मतलब जितना उनका हिस्सेदारी है वही होना चाहिए। जिन्होंने 4 बॉल खेली हैं आखिरी की, रक्त रंजित एक मैच की पूर्णाहुति उन्होंने की है, तो उनको क्या आप पूरे मैच का मैन ऑफ द मैच बता सकते हैं? भारत के इतिहास के साथ ये दुर्भाग्य घटित हुआ है कि हमने उनको मैन ऑफ द मैच बता दिया। हमारे लिए मुगल महान है, मुगल महान है मतलब भारत के इतिहास के मैन ऑफ द मैच हैं वो। तो हजारों साल पुराने भारत के इतिहास के ये अंतिम 150 सालों में राज करने वाले कैसे महान हो गए? ये कौन इनको महान बता रहा है? ये कौन 200 पेज की इतिहास की किताबों में 150 पेज इन पे लिख रहा है और बाकी को 50 पेज के हाशिए में, और उसमें भी आधे से ज्यादा में किंवदंतियां जोड़ दी जाती हैं कि ये किंवदंती ऐसी सुनी। इसके लिए मैं ये कहूंगा, और आपने जो महेंद्र जी पूछा इतिहास की मेरी किताब के संदर्भ में, जी जी बिल्कुल, तो मेरी ये इतिहास की एक यात्रा है जिसमें मैंने दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे के बाद के भारत में जो कुछ घटा है, मैंने समकालीन लेखकों ने अपनी डायरियों में जो लिखा है मैं उनमें गया हूं। अच्छा। और ये मेरे 20 वर्ष के लगातार अध्ययन के बाद जब मैंने उस सदियों में हुई पूरी उथल पुथल को अपनी आंखों से लाइव स्टोरी की तरह जब देखा, तो मैं उनमें से 50 ऐसी कहानियां लेकर आ रहा हूं जो हमारी स्मृतियों से, हमारे कोर्स की किताबों से, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं है। हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये हुआ क्या था। क्या रानी कमलापत का ये दुखद प्रसंग जो दोस्त मोहम्मद खान के उस मोड़ पर मिलने के बाद भोपाल की स्मृतियों में अंकित हुआ, ये क्या भोपाल के पूरे 20 लाख लोगों को पता है? आज के पहले कितना पता था? बिल्कुल, अगर पता था भी तो आज के पहले कितना पता था लोगों को? तो क्या ये पता नहीं होना चाहिए था? और ये केवल किसी हिंदू का इतिहास, ये मुस्लिम का इतिहास नहीं है, ये भोपाल का इतिहास, ठीक बात, ये भारत का इतिहास है। इसमें जो भुक्तभोगी हैं वो हमारे पुरखे हैं, और हमारे पुरखे एक ही हैं, हमारे पुरखे एक ही हैं। एक और बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि जब ये कब्जे होते थे, जब ये बादशाहों, सुल्तानों, निजामों, नवाबों के जब ये कब्जे होते थे, तो केवल ये नहीं होता था कि उन्होंने महलों पे और संपत्ति पे कब्जे कर लिए, फिर ये साइन बोर्ड भी बदलते थे। फिर जगदीशपुर को इस्लाम नगर करना इनका एक नैतिक अधिकार था। तब इलाहाबाद जो प्रयागराज था उस पर इलाहाबाद का साइन बोर्ड टांगना इनका अधिकार था। फैजाबाद टांगना अयोध्या की जगह पे इनका कर्म था। भाग्यनगर को हैदराबाद कहना इनकी ड्यूटी थी। कर्णावती को अहमदाबाद का साइन बोर्ड टांगना इनका काम था। तो ये साइन बोर्ड उतरने चाहिए थे 15 अगस्त 1947 को, अगर हम आजाद हुए हैं तो। ये सारे साइन बोर्ड गुलामी के जो निशान हैं, ये सम्मान उतर जाने थे। और अगर ये काम 1947 की सुबह का राज्य सरकारों को दिया गया पहला जरूरी काम होता, तो आज हम 75 साल बाद कुछ दूसरे मसलों पर बात कर रहे होते। हमारी स्मृतियों में फिर जगदीशपुर होता, हमारी स्मृतियों में कमलापति होती, अभी हमारी स्मृतियों में हैदराबाद नहीं होता, भाग्यनगर होता, हमारी स्मृतियों में अहमदाबाद नहीं होता, कर्णावती होता, फैजाबाद नहीं होता, अयोध्या होता, अभी जो अब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जब हो जाते तो लोगों को पता चलता ना कि क्या असल में था और असल में क्या हुआ था, ये पता चलता है लोगों को, जो पता नहीं चला। अब अगर देर से कोई अच्छी बात हो रही है, कोई ट्रेन जो 4 दिन पहले आनी थी वो 48 घंटे लेट चल रही है और अब आ रही है, तो क्या उसको नहीं आना चाहिए? मैं अपने गंतव्य तक जाऊंगा कैसे? ठीक बात। तो सही इतिहास सही गंतव्य तक ले जाता है। 5 बार भारत की यात्रा सर आपकी, मतलब ये तो एक अप्रत्याशित है। जर्नलिज्म में रहते हुए 5 बार भारत भ्रमण, तो भारत भ्रमण के दौरान ये सब संस्मरण आपने इकट्ठा किए या फिर और कुछ सर उसका एक कुछ अनछुए पहलू भी समझना चाहेंगे जो आपको इससे भी इतर समझ में आया कि ठीक है ये भी हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानकारी सबको होना या फिर सबसे पहले क्यों आपको लगा कि मुझे भारत भ्रमण पे निकलना चाहिए? 2010 में जब मैं मीडिया में था
तो मैं एक ऐसी भूमिका में आया जब मुझे भारत के कोने कोने में जाने का मौका मिला। अच्छा। 2010 से 2015 के उन 5 सालों में मैंने लगातार 8 बार भारत की परिक्रमाएं की हैं। एक एक राज्य में मैं 8-8, 10-10, 12-12 दफा गया हूं और यूपी बिहार मेरा अनेक बार जाना हुआ है। ये समय वही था जब मैंने जो बताया अभी कि समकालीन इतिहास के जो विवरण हैं, जो रियल टाइम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसी समय लिखे गए हैं, जब ये घटनाएं घट रही हैं उसी समय जब ये लिखे गए हैं, तो उसी समय में ये सब 5 सालों में लगातार पढ़ रहा था। 2 किस्से बताता हूं मैं आपको। मैंने बिहार की हिस्ट्री पढ़ते हुए जब नालंदा का जिक्र आया जी। तो जब मैं बिहार गया 4-5 दफा, तो मैं नालंदा भी गया और विक्रमशिला भी गया। नालंदा और विक्रमशिला जो हैं ये प्राचीन विश्वविद्यालय थे जो 1197 के आसपास, अब 2021 में से 1197 घटा लें, 800 कुछ साल आएंगे, तब तक ये 400-500 साल से रनिंग यूनिवर्सिटीज थी। रेसिडेंशियल रनिंग यूनिवर्सिटी 400 साल से ये थी 1197 तक। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां चीनी यात्री, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग यहां आया है और 6 साल रहा है नालंदा में। और विक्रमशिला, ये बिहार के 2 बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे जिसमें यूनान से लेकर बर्मा तक के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। 10,000 विद्यार्थी रहते थे वहां, 2,000 आचार्य पढ़ाते थे। ये सारे विवरण डॉक्यूमेंट्स पर हैं। बख्तियार खिलजी ठीक वैसे ही वहां पर अपने चरण कमल रखते हैं जैसे यहां दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में रखे। बख्तियार खिलजी नाम का एक तुर्क हमलावर जब वहां पहुंचा तो उसका समकालीन इतिहासकार है मिन्हाजुद्दीन सिराजुद्दीन जूद जानी। तबकाते नासिरी नाम की किताब में वो लिखता है कि जब खिलजी वहां पहुंचा तो उसको लगा कि मैं बिहार के किले पर आ गया हूं और उसने उस पर हमला किया, उसको लूटा, उसको बर्बाद किया और उसमें पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह था जिसको जलाकर राख किया। ऐसा वो लिख रहा है। कुछ पुस्तकें उसकी रह गई थी तो उसने कहा ये पढ़ाएं क्या लिखा है इन डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन वो बताने वाला कोई आचार्य ही नहीं बचा था, वो सारे मार डाले गए थे और वो जला दी गई। अब आप जरा इस ब्यौरे में जाइए और सोचिए कि वो जाहिल खिलजी वो ये समझ रहा था कि मैं बिहार के किले पे आ गया हूं। वो एक यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हुआ था 200 घुड़सवारों के साथ में, और उसके साथ में जो 2 उसके राइट हैंड थे उन्होंने ये लाइव स्टोरी मिन्हाजुद्दीन सिराज को दी है। उनके नाम मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी डायरी में कोट किए हैं एथेंटिक सोर्स की तरह, और पूरा विश्वविद्यालय जला के राख कर दिया। आज आप जाइए तो आपको वो कुछ खंडहर मिलेंगे ईंट के बने हुए और वो कहानी नालंदा की बस ये स्मृतियों में है, तो वो राख और धुएं की कहानी है। ऐसे ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया। आज के बांग्लादेश में उदंतीपुर करके एक और विश्वविद्यालय था ऐसा ही, पाल डायनेस्टी के 5वीं सदी के बनाए हुए विश्वविद्यालय जो 11वीं सदी तक ये रन कर रहे थे। इनको पूरा हमला करना, लूटना, बर्बाद कर देना, क्या ये सिर्फ लूटने और पैसे के लिए होता है? किताबों को क्यों जलाना, आचार्यों को क्यों मारना, किसी लर्निंग सेंटर, कोई नॉलेज सेंटर है उसको क्यों नष्ट करना? आप एक देश को उसके अतीत से काट रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। क्योंकि अब मुझे 1197 के पहले नालंदा विश्वविद्यालय की जो 3 9 मंजिला लाइब्रेरी की इमारतें थीं परिसर में, उनमें जो हजारों पांडुलिपियां रखी थी हमारे पुरखों की लिखी हुई, वो पता नहीं हम तक क्या पहुंचा रहे थे उन पांडुलिपियों में, और मैं अब डिस्कनेक्ट हूं अपने उस अतीत से। तो मैं नालंदा का जब विवरण मैंने दस्तावेजों में पढ़ा तो मैं उनको देखने गया और मैं कई दिनों तक वहां भटका और मैंने वो महसूस किया कि जब इसको जलाकर राख किया गया होगा तो आज भी पुरातत्व की खुदाइयों में राख की मोटी परत निकलती है वहां से, नालंदा से। एक दूसरा, जब मैं दक्षिण में गया तो दक्षिण में बेल्लारी, आपने नाम सिर्फ इसलिए सुना होगा कि वहां 2 बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। मैं वहां गया तो मुझे वहां पता चला कि हम्पी के खंडहर वहां से पास में है। विजयनगर साम्राज्य का नाम सिर्फ हमने किताबों में कृष्णदेव राय और तेनाली रामन के किस्से पढ़े हैं, या टीवी सीरियल में बच्चों के कुछ उनकी कहानियां हमने देखी होंगी, लेकिन क्या यह भारत के लोगों को नहीं जानना चाहिए कि वो भारत का अंतिम हिंदू स्वर्णिम साम्राज्य था जहां सोने के बाजार थे, और उनको 5 बहमनी सुल्तानों ने की ज्वाइंट आर्मी ने 1565 में तालीकोट की लड़ाई में राजा राम राय को हराया
और पूरे विजयनगर को तहस नहस किया, उसके सारे 2000 मंदिरों को लूटा, उनमें आग लगाई और 6 महीने तक ये लूट हुई है वहां। ये जो उस समय जो पुर्तगीज और फ्रेंच और ईरान के जो लोग कारोबारी वहां आते थे, उनकी डायरियां पढ़िए, जरा फरनाओ नूनिस को पढ़िए तो वो बताएगा कि विजयनगर क्या है। अल्फांसो निकितिन को पढ़िए तो वो विजयनगर की वैभव के बारे में कुछ बताएगा आपको। तो ये हमें क्यों नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल सर, आप जैसा आपके बारे में कहा जाता है कि वास्तव में आप हिस्ट्री के इंसाइक्लोपीडिया हैं, तो वो तो हमने देख ही लिया, महसूस किया। सर एक बात और, 25 साल आपके पत्रकारिता क्षेत्र में जिस तरीके से रहे, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, तो ऐसे में अब पत्रकारों को, आज की पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज की पत्रकारिता हो रही है और आपके अनुभव के आधार पर कुछ? मेरा कोई संदेश नहीं है और हमें अपने संदेश स्वयं लिखने चाहिए और स्वयं लिखकर स्वयं ग्रहण करने चाहिए। लेकिन मैं पत्रकारिता से हूं और मेरे पत्रकार मित्रों को मैं अपने जहां भी रहा हूं वहां एक ही बात जरूर मैंने हमेशा की है कि जहां भी आप हैं, इतिहास को जरूर पढ़ो, अपने इतिहास को जरूर पढ़ो। जहां काम कर रहे हो वहां का इतिहास पढ़ो, जहां पैदा हुए हो वहां की रियल स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप, और ये बात मैं सब जगह कहता हूं कि आप MBA कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लॉ की डिग्री ले रहे हैं, आप आर्किटेक्चर में जा रहे हैं, आप आजीविका के लिए किसी भी विषय में कोई भी डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय में, देश दुनिया में कहीं भी ले रहे हैं, तो वो सिर्फ आप रोटी और चूल्हे के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। आप कुछ होंगे IT इंडस्ट्री में, आप होंगे कोई बड़े आर्किटेक्ट और आप होंगे कोई बड़े लॉयर या जज, लेकिन वो आपने सिर्फ एक आजीविका के लिए कमाया हुआ एक कागज का टुकड़ा था। लेकिन अपने इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। आप MBA कर रहे हैं तो भी आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। आप किसी भी विषय में जा रहे हैं लेकिन अपना इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो आप एक ऐसी इमारत अपने लिए खड़ी कर रहे हैं जिसकी कोई नींव नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। और देखिए, जैसा कि विजय मनोहर तिवारी जी ने इतना हमारे सामने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे, कुछ पन्ने, इनके पास बहुत सारा ऐसा इतिहास है, लेकिन सारा समय की कुछ सीमा है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपके साथ, आपको सुनने का बिल्कुल मन कर रहा था कि सुनते चले, इतिहास इतना समृद्ध है भारत का। ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल जीवंत इतिहास का चित्रण। वो जो नालंदा का इतिहास कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर क्यों कह रहे हैं कि अपना इतिहास पता हो। सर, नालंदा जब हम गए थे एक बार, तो वहाँ के गाइड ने हमें बताया था, हमें तो नहीं पता, कि यहाँ के द्वारपाल जो इतने इंटेलिजेंट होते थे कि वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम वो द्वारपाल ले लेते थे। और दुनिया भर से स्टूडेंट्स, जो भारत को अंग्रेजों ने सपेरों का देश बना दिया था, वो कितना समृद्ध था, सोने की चिड़िया इसे यूं ही नहीं कहा जाता था। सर ने कुछ पन्ने पलटे। लेकिन सर, चलते चलते जो जनजाति महोत्सव, बहुत छोटा सा कमेंट आपका कि ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा एक नए इतिहास के में। ये एक बहुत सुखद दिन है जो भोपाल की स्मृतियों में अंकित होगा कल, जब माननीय प्रधानमंत्री इस रानी कमलापत नाम के नए रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। मैं समझता हूँ ये क्षमा याचना का दिन भी हमारे लिए होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये बहुत विलंब से आई हुई एक शुरुआत है। इतना विलंब इसमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर से आया दुरुस्त आया। और ये एक हमारे लिए और आगे प्रेरणा देगा। और हमारे जो भूले बिसरे किरदार हैं इतिहास के, और भी कई किरदार है सर जिनको, उनसे हमको जोड़ेगा। चलिए, तो हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मित्रों, भारत में, एक मध्य प्रदेश में कहें कि नए सिरे से इतिहास जीवित हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अधियम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज़ादी के जो गुमनाम शहीद वीर नायक और नायिकाएं हैं, जो वीरांगनाएं हैं, उनको याद करने का ये वक्त है। अगर हम 75 साल आज़ादी के पूरे कर चुके हैं तो इसी की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी। रानी कमलापति का इतिहास आज अगर हमारे सामने है तो हमें पता चल रहा है कि कितना गौरवशाली और समृद्धशाली हमारा इतिहास रहा है। तो सर, एक बार फिर आपका शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।
कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन आपके नेल्स जरूर परफेक्ट हो सकते हैं। O2 नेल्स इंडिया अब भोपाल में करवाना चाहते हैं फैंसी नेल आर्ट,